नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 पर। आज की वीडियो में हम जनरल साइंस में केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था उसमें हमने परमाणु से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे ना। आज की वीडियो में हम 4 टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला जो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस एंड डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इससे रिलेटेड हम 25 क्वेश्चन करेंगे, 25 क्वेश्चंस। सभी के सभी क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट से आने वाले एग्ज़ाम्स को देखते हुए सभी के सभी क्वेश्चंस जो है बहुत ही अच्छे से तैयार किए गए हैं। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी होती है, तो आप जो है उसे कमेंट कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन रहेगा तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि आपको उसकी जो है डेफिनेशंस भी बताते चले। तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले अभी हम इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसमें किससे रिलेटेड उनकी परिभाषा एक बार देख लेते हैं हम। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ़ का पिघलना, कांच का टूटना। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल, एक तरह से हम अगर हम सिंपली वे में देखें तो भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है भौतिक चीज़ें जो हम जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, वो होती है भौतिक। और रासायनिक वो होती है कि जिन्हें हम ऐसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, उनके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी जैसे होता है ना, माइक्रोस्कोप, इनका यूज़ करना पड़ता है। तो भौतिक परिवर्तन जो है फिजिकली होते हैं, जिन्हें आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। भौतिक परिवर्तन जो है एक तरह से भौतिक होता है जिसे हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, इस तरह से। और जो देखिए, पहला वाला इसमें है बर्फ़ का पिघलना दिया है, दूसरा कांच का टूटना। तो बर्फ़ का पिघलना उसका भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मतलब ये होता है कि जो चीज़, मतलब मान लीजिए कि एक मिट्टी का आपने गोला बनाया, अब उसे आपने ना दबा दिया, चपटा कर दिया, तो उसका क्या हुआ? पहले वो गोल था, अब चपटा हो गया, मतलब उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गया। इसी तरह से बर्फ़ का पिघलना है, तो बर्फ़ पहले कैसे था? मतलब बड़े आकार में था, पिघलते हुए पानी में बदल गया, मतलब अपनी भौतिक अवस्था उसने बदल दी है। वैसे ही कांच का टूटना है। कांच पहले मान लीजिए इस तरह से कांच था, अब जैसे वो गिरा, वो टूट के अलग अलग पार्ट्स में बदल गया, मतलब उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गया। पहले ऐसा था, अब वो डिवाइड हो गया है। तो भौतिक परिवर्तन इस तरह से आप याद करिएगा। अब देखिए, रासायनिक परिवर्तन। जब कोई पदार्थ जो है अन्य पदार्थ से मिलकर नया पदार्थ बनाता है तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए, जैसे लोहे में जंग लगना और लकड़ी का जलना। ठीक है, अब देखिए, कोई पदार्थ अन्य पदार्थ से, अब जैसे लकड़ी है, लकड़ी अन्य पदार्थ मतलब आग, हमने आग जला दी, तो लकड़ी क्या है, आग से जैसे ही क्रिया करेगी तो क्या होगी? जलने लगेगी, और जलने के बाद पूरी कोयला बन जाएगी या फिर राख में बदल जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि लकड़ी हमारा पहला पदार्थ था और दूसरा क्या थी? आग। तो इन दोनों ने क्या किया? पहला पदार्थ और अन्य पदार्थ ये मिलकर एक नया पदार्थ बनाया, मतलब एक तरह से कोयला हो जाता है, या फिर क्या कहते हैं, राख बोलते हैं ना, तो राख हो जाती है वो। तो इस तरह से ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। लोहे में जंग लगना, जैसे मान लीजिए ये लोहा होता है, तो लोहा तो सिंपली एकदम बिल्कुल नया दिखता है, और जैसे ही वो नमी में आता है, मतलब पानी में अगर लोहे को हम रखते हैं तो क्या होता है? जंग लग जाती है, मतलब वो पानी से क्रिया करता है, ऑक्सीकरण होता है उसका। तो इस तरह से उनकी रासायनिक परिवर्तन होता है, मतलब एक पदार्थ अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है। और भी आपको मिल जाएंगे, जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और भी आपको उदाहरण मिलेंगे। तो देखिए, अब पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो आप बताइए की कोशिश करिएगा। ऑप्शन है, ठोसों का द्रव में पिघलना, गैस का द्रवों में द्रवीकरण, पदार्थ का किण्वन, और द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। ठीक है, तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके पास। पहला वाला है ठोस का द्रव में पिघलना। देखिए, ठोस का द्रव में पिघलना, अगर हम बर्फ़ की बात करते हैं तो बर्फ़ पहले जो है ठोस ही रहता है, और ठोस के बाद क्या होता है? वो पिघलना स्टार्ट करता है और पानी में बदल जाता है, मतलब ये ठोस होगा। ये भौतिक परिवर्तन तो है, ये वाला सही है, इसमें नहीं का पूछा है। ठीक है, तो पहला तो सही है। अब गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, ठीक है, गैस का द्रवों में द्रवीकरण, ये भी भौतिक परिवर्तन है क्या? हाँ, ये भी है। क्योंकि देखिए, जैसे गैस होती है उसका द्रवीकरण हो जाता है, मतलब जैसे भाप, एक तरह से अब मैं आपको बताता हूँ, भाप जैसे होती है ना, जैसे आपने पानी गर्म किया, पानी गर्म करने से क्या होता है? गैस उठती है, गैस क्या होती है? वो भाप होती है। अगर हम भाप को क्या करें, उसके ऊपर प्लेट रखते हैं तो भाप क्या हो जाती है? प्लेट पे जमने लगेगी और वो द्रव में आ जाएगी, द्रव यानी पानी में बदल जाएगी। तो इस तरह से ये भी भौतिक परिवर्तन हो गया। फिर है गैसों में देखा, द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण, तो ये उसी का उल्टा है, मतलब द्रव का गैसों में वाष्पीकरण, द्रव है मतलब पानी है, पानी को गर्म किया तो भाप बन के उड़ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन पदार्थों का किण्वन ये नहीं होता है। किण्वन मतलब सड़न, वो सड़ते हैं तो वो नहीं होता है। सड़ना रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो पहला वाला ये।
ध्यान से करिएगा कि ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे समझ में भी आएगा। सारी क्वेरीज यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन नहीं है ईंधन का दहन। ईंधन का दहन देखिए, हमने पढ़ा था लकड़ी का जलना, तो रासायनिक परिवर्तन में आता है। तो इसने नहीं का पूछा है, मतलब ये वाला तो है, ये सही है। ठीक है, ये वाला हमारा रासायनिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, लोहे में जंग लगना, ये भी हमने अभी पढ़ा था, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। प्लेटिनम तार का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जब हम तार को जलाते हैं तो वो आग से क्रिया करता है, तार और आग में क्रिया हो रही है। लेकिन अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन ये नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन का पूछा है तो पहला है मक्खन का खट्टा होना, दूसरा है CO2 से सूखी बर्फ़ बनना, तो ये तो भौतिक अवस्था का है। प्लेटिनम तार का गर्म होना, ये भी भौतिक अवस्था है। लोहे का चुंबकीकरण भौतिक अवस्था, लेकिन मक्खन का खट्टा होना जो है एक रासायनिक क्रिया है। देखिए, जैसे दूध होता है, तो दूध हमारा जब ख़राब होता है तो क्या होता है उसमें उसके रासायनिक परिवर्तन आ जाता है उसमें। मतलब उसमें जो छोटे छोटे क्या कहते हैं बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, क्रिया करके उसे दूध को जो है उसका मतलब रासायनिक तौर पे उसका परिवर्तन कर देते हैं। तो इसका जो होगा मक्खन का खट्टा होना, ये इसके रासायनिक गुणों को परिवर्तित करता है। चौथा है लोहे में जंग लगना, इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? हमने अभी पता लोहे में जो जंग लगना है वो रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण हमें पूछा है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण देखिए, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, निष्क्रियकरण और आसवन। इनमें से जो है निष्क्रियकरण हमारा रासायनिक परिवर्तन है। अब ये किस तरह से आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। इनमें से एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, एक अंडा पकाना, एक आइस क्यूब पिघलना, केक का बेक करना और केला सड़ना। तो देखिए, सड़ने वाली सारी चीज़ें जो होती है वो रासायनिक परिवर्तन में आती है। ठीक है, हमने नहीं पूछा है इसमें। तो एक आइस क्यूब पिघलना, आइस क्यूब मतलब आइसक्रीम है, जैसे आइसक्रीम होती है, तो आइसक्रीम पिघलेगी तो क्या होगा, पहले ठोस थी फिर द्रव में बदल जाएगी, तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो 6 वाला जो है भौतिक परिवर्तन हमारा CN-B आंसर। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु यानी कि सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? ठीक है, प्रक्रिया का नाम बताना जिसमें गैस क्या है सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए, ऑप्शन है सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन और इवोपरेशन। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है हमारा डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है कि ये एक ऐसी क्रिया होती है डिपोजिशन जिसमें गैस जो है सीधे ही किसमें होती है, ठोस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो डिपोजिशन याद रखिएगा, डिपोजिशन। देखिए, इसके अलावा हमारे पास और क्या है, सब्लिमेशन है। ठीक है, तो देखिए सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन, हिंदी में इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, और इसका मतलब होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी पदार्थ होता है ठोस से सीधे गैस में होता है, ठोस से सीधे गैस में। ऊर्ध्वपातन यानी एक तरह से मान लीजिए किसी वस्तु को, मतलब ठोस वस्तु को हम गर्म करेंगे, जैसे मान लीजिए बर्फ़ को गर्म करेंगे तो ठोस रहता है, सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगा, वो पानी में ना होकर सीधे गैस में, तो इसको क्या कहते हैं हम। या फिर कपूर का जलना, कपूर को हम जलाते तो क्या रहता है, वो ठोस रहता है, डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो कपूर का जलना जो सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन में आता है। आप इसे लिख के भी रख सकते हैं। उसके बाद है डिपोजिशन। ठीक है, तो देखिए डिपोजिशन वो प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ गैस से सीधे ठोस में, यही हमारा क्वेश्चन था, गैस से सीधे ठोस में, तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन, और हिंदी में आप इसको देख लीजिएगा एक बार। और तीसरा है कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन यानी संघनन होता है। इसका मतलब संघनन क्या होता है, इसमें कोई भी पदार्थ जो होता है पहले भाप में रहता है, फिर सीधा क्या आ जाता है, वो द्रव में आ जाता है, मतलब तरल अवस्था में आ जाता है अपने। ठीक है, जैसे मान लीजिए पानी की भाप है, वाष्प रहती है पानी की, तो वो क्या होता है सीधा जल में आ जाता है, जल में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे कहते हैं संघनन। और लास्ट वाला है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन मतलब होता है वाष्पीकरण, मतलब कोई भी जो पदार्थ रहता है वो अपनी द्रव अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम दिया जलाते हैं तो दिए में क्या रहता है, पहले तेल रहता है और वो सीधा भाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से चारों को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? ठीक है, तो देखिए कौन सा अवलोकन है जो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताता है कि यह हुई या नहीं? तो देखिए, अवस्था में परिवर्तन, रंग बदलना, गैस उत्सर्जन, ये सभी विकल्प। तो इसमें ये सभी विकल्प आते हैं, क्योंकि उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, उसका रंग भी बदल जाएगा, गैस का भी उत्सर्जन होगा, इसलिए ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो देखिए भौतिक परिवर्तन कौन सा वाला है? तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है पानी का बर्फ़ में परिवर्तन, मानव मिशन, मानव में पाचन, दूध से दही बनना। तो ये तीनों के तीनों क्या हमारे रासायनिक है। पहला वाला भौतिक परिवर्तन है, बर्फ़ से पानी या पानी से बर्फ़,
भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? शरीर में भोजन का पाचन, ये है। दूध का दही बनना, ये भी है। लोहे में जंग लगना, ये भी है। जल का जलवाष्प में परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन है, तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? फिर से रासायनिक परिवर्तन है, दूध का दही में परिवर्तन, ये वाला हमारा राइट आंसर, दूध का दही में परिवर्तन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? अंगूर का किण्वित होना, फलों का पकना, बर्फ का पिघलना, या दूध से दही जमना। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन, इसका आंसर आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, ये वाला आंसर हमें कमेंट करिए। 13 है, 13वां क्वेश्चन, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो देखिए, ऑप्शन है हमारे स्थिर अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसमें क्या कहा है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न, मतलब ये द्रव्यमान के बारे में बात कर रहा है, उसको संरक्षण की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा द्रव्यमान के अगर संरक्षण की बात कर रहा है तो ये द्रव्यमान संरक्षण में ही आएगा। तो हमारा जो लास्ट वाला ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण में ऊर्जा के बारे में बताएगा, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम जो है द्रव्यमान के संरक्षण के बारे में बताता है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होता है? जो संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है वो किस में होता है? वो भी द्रव्यमान संरक्षण में ही होता है, क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहता है कि द्रव्यमान जो रहता है, जो उसके जितने तत्व भाग लेते हैं, तो उनका जो द्रव्यमान होता है, जितने तत्व किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उसके बाद जो नया पदार्थ बनता है, तो उसका और जो जिन तत्वों ने भाग लिया है और जो पदार्थ बना है उनका द्रव्यमान समान रहता है, मतलब इसमें द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो इस तरह से द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे भी जो है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। क्योंकि द्रव्यमान की बात की है तो आपको इसमें बिल्कुल हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। द्रव्यमान के बारे में अगर पूछा आपके पास, अगर ऑप्शन में ही आंसर में द्रव्यमान है तो आप इससे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो हमें बताना है कि किसने स्थिर अनुपात का नियम बताया था। ऑप्शन है एंटोइन लेवोजियर, जोसेफ प्रोवोस्ट, रॉबर्ट बॉयल, या जैक्स चार्ल्स। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो है जोसेफ प्रोवोस्ट है। इन्होंने स्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था, और इस नियम के अनुसार, मतलब ये नियम जो है स्थिर अनुपात के नियम क्या है ये, कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। ठीक है, मतलब किसी भी कोई भी रासायनिक यौगिक है तो जितने भी तत्व हैं वो द्रव्यमान, उनका जो द्रव्यमान रहता है एक निश्चित अनुपात में ही रहता है, चाहे यौगिक जो है वो कैसा भी हो या किसी भी विधि से बनाया गया हो। तो ये दिया था हमें जोसेफ प्रोवोस्ट ने। नेक्स्ट है, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है जॉन डाल्टन, जोसेफ एल प्रोवोस्ट, एंटोइन लेवोजियर, या जॉन जैकब बर्जेलियम। ठीक है, ये है। तो देखिए, ये हमें दिया था जोसेफ एल प्रोवोस्ट ने, ये भी जोसेफ प्रोवोस्ट ने ही मैं बताया था इसके बारे में। निश्चित अनुपात और स्थिर अनुपात दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, निश्चित या स्थिर एक ही है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। स्थिर या निश्चित वो एक ही बात होती है। निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? फिर से वही क्वेश्चन है, तो जोसेफ प्रोवोस्ट, याद है आपको। अब ये पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, अब निश्चित अनुपात का क्या बताया था कि उसमें जो तत्व भाग लेते हैं और जो यौगिक होते हैं उसके अणु जो होते हैं, मतलब गुण जो होते हैं वो समान होते हैं। देखिए, हम एक बार देख लेते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चन को किया गया। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होते हैं, यही हमने पढ़ा था। यौगिकों में जितने भी होते हैं तत्व वो समान अनुपात में होते हैं। तो ये वाला हमारा राइट आंसर। इसे एक बार पढ़ भी लीजिएगा कि इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात से संयुक्त होते हैं? ठीक है, तो किस नियम के अनुसार होता है ये? तो ये वाला होता है हमारा स्थिर अनुपात के नियम से। अभी हम वही पढ़ रहे हैं, इसलिए उससे रिलेटेड कि किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही तत्व होते हैं जो वजन के एक निश्चित अनुपात में, अनुपात का ही पूछा है तो स्थिर अनुपात। अगर देखिए, स्थिर का मतलब होता है कांस्टेंट, तो हमें कांस्टेंट का बताना है, तो वही तत्व, मतलब एक ही अगर तत्व वहीं होगा, मतलब बार बार वही तत्व है वहीं पे मौजूद, अगर एक ही तत्व है मतलब वो कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है।
उसमें कोई मतलब बदलाव नहीं हुआ है, तो बस अगर तत्व का बदलाव ही नहीं हुआ है तो वो स्थिर है, तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि हाँ तत्व स्थिर है, मतलब स्थिर अनुपात का नियम। नेक्स्ट, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? तो इसमें देखिए, नियत अनुपात, रासायनिक संयोजन, गति संरक्षण या द्रव्यमान संरक्षण। देखिए, जो डाल्टन थे उनका जो था रासायनिक संयोजन पर था। डाल्टन ने रासायनिक संयोजन पर काम किया है। अब देखिए, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन पर आधारित है, पहली बात तो। और इस सिद्धांत के अनुसार मतलब ये जो सिद्धांत है ये क्या है कि सभी द्रव्य, चाहे तत्व हो या यौगिक या मिश्रण, सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि सभी तत्व, यौगिक, मिश्रण क्या होते हैं, सूक्ष्म कणों से बन के होते हैं, और जिन्हें क्या कहते हैं हम, परमाणु। परमाणुओं से अणु बनता है, तो परमाणु सबसे छोटा कण होता है, तो परमाणु जिसे परमाणु कहते हैं। अब जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो पदार्थ का और बताता है कि जो परमाणु है वो क्या है, पदार्थ का अविभाज्य कण है, मतलब परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो रासायनिक संयोजन, इसमें रासायनिक संयोजन के लिए इसने 2 नियम भी दिए थे कि एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक निश्चित अनुपात का नियम। डाल्टन ने इसमें बताया था कि ये जो 2 अनुपात हैं, मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात का नियम, इसके हिसाब से उन्हें समझा जा सकता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अभी हमने पीछे किया था ना, वही वाले। डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? समान तत्वों के अणुओं, परमाणुओं, द्रव्यमान और आकार समान होते हैं, परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं होती है। दूसरा है बी, एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है। सी है, समान तत्वों में अनोखा परमाणु, द्रव्यमान अलग अलग होता है। और डी, परमाणु पदार्थ के अविभाजित कण है। तो हमने अभी पढ़ा था परमाणु का जो डाल्टन सिद्धांत, उसमें बताया था मैंने कि परमाणु क्या है, वो पदार्थ का अविभाजित कण है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? परमाणु की विभाज्यता के बारे में किसने बताया? हमें डाल्टन ने बताया, ये ऑप्शन। डाल्टन का सिद्धांत आधारित है, डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है? रासायनिक संयोजन के नियम पर, नियत अनुपात के नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर या ऊर्जा? तो हमने पढ़ा था रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। लास्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? ठीक है, किस वैज्ञानिक ने बताया था हमें? तो हमें रासायनिक प्रकृति के बारे में, पदार्थ की प्रकृति के बारे में किसने बताया था? जॉन डाल्टन। इन्होंने रासायनिक प्रकृति बताई थी हमें पदार्थ की, और इसमें यह बताया था कि परमाणु जो होता है वो किसी भी यौगिक या तत्व का अविभाजित कण होता है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे टॉप 25 क्वेश्चन थे। किसी भी क्वेश्चन से लेकर आपको अगर कोई क्वेरी हो या किसी की डिटेल्स में जानकारी लेनी हो, आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं। एंड आपके लिए आज का एक क्वेश्चन भी है, तो देखिए, एक 13 क्वेश्चन आपको मैंने दिया था बीच में, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके लिए है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया, जल या नाइट्रोजन पेरोक्साइड। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करिएगा, और कमेंट के साथ जो है जय हिंद भी ज़रूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।